हेलो माय मास्टर व्यूअर्स, आज से हम अपने इस चैनल पर एक नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं और वो स्टार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो अपडेट गया था CUET को लेकर कि आपके सारे जो पेपर्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन जिनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है, उनका पेपर ऑफलाइन होने वाला है। तो अब ये तो अच्छी बात है ना। अब आपको कहीं से भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं आपके सब्जेक्ट के, तो आप आसानी से उसको बैठकर घर पर सॉल्व कर सकते हो। कंप्यूटर वाला टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कंप्यूटर पर कैसे करोगे, ऑनलाइन कैसे दोगे, वो तो टेंशन ही खत्म कर डाला मामी डाला साहब ने, है ना। तो अब ज़रूरी ये है कि आप अपने प्रिपरेशन को चेक करो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। और मुझे ये लगता है कि अभी जस्ट ही आपके 12th के पेपर्स ख़त्म हुए हैं, तो आपको अभी तक जितना पढ़ा है वो दिमाग में तो होगा ही। तो एक बार सिर्फ उस नॉलेज को चेक करने के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को कर लो, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप रिवीजन करो। आप कहीं ना कहीं क्लास कर ही रहे होगे, कोचिंग कर ही रहे होगे, तो वहाँ पर आप अपना क्लास करो। और जब आपको ऐसा फील हो जाए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तब आप आराम से प्रीवियस ईयर पेपर को लगाओ, ठीक है। तो हम लोग आज से अपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे जो भी अभी तक आया है। और एज़ यू नो, आई एम अकाउंट्स टीचर, तो आपको यहाँ पे आज से सिक्वेंशली अकाउंट्स BST के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर कुछ नहीं होता है। चाहे वो दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। यही आपके लिए एक सक्सेसफुल का बहुत बड़ा मंत्र बनता है। मुझे पता है कि वीडियो में आपको ये सारा कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसके लिए मैंने सोच रखा है कि आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही एक क्लीन एंड क्लियर पिक्चर मिल जाएगी ये पूरे क्वेश्चन पेपर की, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर चाहो तो उसका प्रिंट आउट ले लो, या मोबाइल में ही रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करो। बढ़िया होगा कि आप प्रिंट आउट निकाल लो और फिर आराम से उसको सॉल्व करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और हम लोग का पहला क्वेश्चन है डिसोल्यूशन चैप्टर से। आई होप आपको सारे रूल्स पता होंगे बहुत अच्छे से डिसोल्यूशन से जुड़े। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म ऑफ A एंड B, मिसेज एज लोन विल बी ट्रांसफर टू। देखिए, जब फॉर्म डिसॉल्व होता है, फॉर्म किसका है? A और B का, यानी पार्टनर्स हैं A एंड B। एंड मिसेज एज लोन, देख रहे हैं आप ध्यान से, मिसेज एज लोन क्या इंडिकेट करता है कि ये पार्टनर नहीं है, ये पार्टनर की वाइफ है। एंड पार्टनर की वाइफ होने के नाते शी विल नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्टनर, शी विल बी कंसिडर्ड एज आउटसाइडर। तो आउटसाइडर के लोन अमाउंट को हम क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते हैं रियलाइजेशन में? बिल्कुल करते हैं। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। तो एकदम पिक्चर क्लियर है कि अगर वाइफ का लोन आ जाता है तो उसको हम लोग एज एन आउटसाइडर ट्रीट करते हैं, और वो सिंपली बाकी अदर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ की तरह उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है एंड पेड ऑफ भी किया जाता है। तो हम लोग का पहला आंसर हो गया C, दैट मीन्स दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसके लिए आप एकदम अपना माइंडसेट रेडी कर लो। जो अब सेकंड क्वेश्चन होने जा रहा है, रीअरेंजिंग करने का जो क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको इस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। सीक्वेंशली आपको आंसर रेडी करना होता है इसमें, ठीक है। तो लिखा है, रीअरेंज द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हेड ऑफ बैलेंस शीट इन एन ऑर्डर एज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्योंकि देखिए आधा क्वेश्चन को आप वहीं विन कर जाते हो जब आप क्वेश्चन समझ जाते हो। तो क्वेश्चन समझ गए तो उसका आंसर करना बहुत ही आसान होता है। तो लिखा है कि इन फॉलोइंग आइटम्स को आप क्या करिए, रीअरेंज करिएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के हेड ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हेड के बैलेंस शीट इन एन ऑर्डर एज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट, जैसा कि कंपनीज एक्ट में ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड है शेड्यूल 3 में। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के हेडिंग के सारे आइटम्स को आप सिक्वेंशली अरेंज करो। तो बताइए, आपको याद है मेरा शॉर्ट्स अगर आप देखते होगे तो शॉर्ट्स में आपको बैलेंस शीट का एक शॉर्टकट ट्रिक दिया हुआ है, और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और फट से आप इसका आंसर दे दोगे। तो हम लोग बात करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के हेडिंग के अंदर। तो टोटल 4 हेडिंग्स होते हैं, जिसमें से CBSE ने एक को उड़ा दिया है। तो फर्स्ट हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, फर्स्ट हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, तो इतना डिटेल तो दिया हुआ नहीं है। दूसरी हेडिंग आती है हम लोग की, ओ माय गॉड, यहाँ देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C में वो दिया है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और हाँ, ये देखिए ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 हेडिंग्स होती हैं, 4 ऑप्शन भी दिया है। चूँकि ये ऑप्शन हमारे CBSE के 12th के सिलेबस से तो आउट था, पर CUET के सिलेबस में इसको इंक्लूड कर दिया है। और अब आपको ये सिक्वेंशली याद होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स फंड में वो 4 क्या क्या नाम आते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये सेकेंड हेडिंग होती है, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ क्लास 12 इट इज़ नॉट इन सिलेबस। एंड थर्ड पॉइंट क्या होता है हम लोगों का? नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। और अगर आपने उस शॉर्ट वीडियो को देखा है तो आप जानते होंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ पे हमने डॉल की बात करी थी, घर की बेटियां नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, है ना। नहीं देखा है तो ज़रूर से वाला वीडियो को देख लेना। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड फोर्थ हेडिंग होती है करेंट लाइबिलिटीज़। तो बताइए करंट सीक्वेंस मिल गया?
तो हम लोग का करेक्ट सीक्वेंस में पहला आ गया शेयर होल्डर्स फंड, बताइए किस नंबर पे है, बी नंबर पे शेयर होल्डर्स फंड है। एंड फिर BCDA किस नंबर पे मिल रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों को BCDA का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस, ठीक है। तो देखिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए आप बहुत आसानी से पेपर कर लोगे। अगर आपने 12th को सीरियसली लिया है तो आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर लोगे। और अच्छी बात यह है कि अब तो ऑफलाइन मोड में है, तो ऑफलाइन मोड में है तो मज़ा ही आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है मैच करने का। और देखिए ये 2 टाइप के क्वेश्चन ये आपको ज़्यादातर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनकी आपको हैबिट नहीं है, वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप भी क्या करिए, आप भी वही काम करिए जिसकी आपको हैबिट नहीं है, और आप भी हैबिट बना लीजिए। तो फर्स्ट विथ लिस्ट 2, और ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का आ गया। पर हम लोग तो ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तो पढ़ते नहीं हैं। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं पढ़ते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को तो स्किप करना पड़ेगा। तो अब आप पूछोगे सर क्या क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा? यस, आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास होते हैं टोटल 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 40 क्वेश्चन। ओके, 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है आपको, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो चूंकि मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं पढ़ाता हूँ, बट मैं आपको इसका आंसर बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा सी होगा। अगर आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ी है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि ये कैसे होगा। तो सी नंबर आपका ऑप्शन है 3rd वाले के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. B retires and the goodwill is valued at 1,08,000 rupees. A and C decided to share future profits and losses in the ratio 5:3. देखिए अगर आपने रिटायरमेंट पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही 1-2 बातें तो एकदम फटाक से दिमाग में आ जाती हैं, मेरे तो आ ही जाती हैं, और मैंने जिन बच्चों को पढ़ा है उनके भी आ जाती हैं, कि ओल्ड रेशियो जब दिया हो और न्यू रेशियो दिया हो ना, तो फट से हमें गेन रेशियो के पास चले जाना चाहिए। यानी आपको तुरंत फाइंड आउट कर लेना चाहिए गेन रेशियो क्या होगा। एंड आई थिंक आपको ये पता होगा गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और दोनों रेशियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। पर ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन तो समझ लिया हमने कि ABC पार्टनर है, 4:3:2 रेशियो, B रिटायर हो गया और गुडविल वैल्यू है की हुई 1,08,000 रुपये, एंड AC डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, नेसेसरी जनरल एंट्रीज बनाना है। पता है जब आपसे गुडविल का क्वेश्चन पूछे तो गुडविल के लिए एक ही एंट्री ही होती है, जो कि एडमिशन चैप्टर में भी हम लोग यही पढ़ते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एंड रिटायरमेंट में भी सेम, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। चेंज इन PSR में भी वही, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, है ना। बोले सही कह रहा हूँ ना? हाँ, अभी आप सोच रहे हो सर ऐसा तो एडमिशन में नहीं होता, एडमिशन में तो प्रीमियम वगैरह शब्द यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, प्रीमियम शब्द यूज़ करते हैं ज़रूर, पर वहाँ भी लॉजिक यही है, वहाँ भी गेनिंग पार्टनर ही डेबिट हो रहा होता है, वही पैसे ला रहा होता है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो रहा होता है। तो हम लोग रिटायरमेंट में है, रिटायरमेंट एडमिशन से कहीं ज़्यादा आसान होता है। तो गेनिंग रेशियो हम लोगों का निकल जाएगा न्यू माइनस ओल्ड करके, एंड फिर हम लोग गुडविल को उस रेशियो में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट, कौन से गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है ना। ये बताइए ये आप कैसे क्लियर करते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल? तो जब भी क्वेश्चन में आपको लिखा हो गुडविल इज़ वैल्यूड एट, दिस शोज़ कि ये फर्म की गुडविल है और वो भी सेल्फ जनरेटेड। और अगर ये लिखा होता है कि गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, अगर ऐसा टर्म यूज़ कर दिया अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, तो इससे आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि दैट इज़ योर परचेज गुडविल, या फिर परचेज गुडविल खुद ही क्लियर लिख देगा। तो बताइए क्या आप ये कर लोगे? तो मुझे सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए अब हम लोग का ये सॉल्यूशन रेडी है, और गेनिंग रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया है फॉर्मूला लगा करके। अच्छा, एक चीज़ आपको ये बतानी थी, और शायद आपको ये बात पता भी होगी, कि अगर 13/72 या 11/72 अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो दिस इज़ नोन एज गेनिंग शेयर, एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ गेनिंग शेयर देन यू हैव टू टेक द टोटल अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। यानी आपको पूरा 1,08,000 यूज़ करना होगा इस 13/72 और 11/72 को यूज़ करने के लिए। तो देखिए जब मैंने 13/72 यूज़ किया तो आपका आंसर ए का शेयर जो आया 19,500, एंड सी का जो शेयर आया वो 16,500। और इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस रेशियो 13:11, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको वो जो 1,08,000 रुपीज़ फॉर्म का गुडविल है उसमें से सबसे पहले आपको बी का शेयर निकालना होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो ना कि रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग एज अ विदाई हम लोग उसको गुडविल का रकम देते हैं। तो कितना रुपए उसे दिया जाएगा, तो उसका अमाउंट देखिए आ रहा है 36,000। कैसे आ रहा है, फॉर्म के गुडविल लिया, उसका शेयर निकाला, उसका शेयर आ गया 36,000, ठीक। और जब आप इन दोनों को भी टोटल करोगे, देखिए 19,500 एंड 16,500, तो आपका टोटल फिर से वही 36,000 ही आएगा। तो चाहे आप ये 13/72 और 11/72 यूज़ करो, या आप 13:11 यूज़ करो, आपको दोनों ही केस में सेम आंसर आने वाला है। बट फ़र्क ये है कि जब आप इस शेयर को यूज़ करोगे तो आप डायरेक्टली फॉर्म के गुडविल को उठाकर सॉल्व कर सकते हो।
लेकिन अगर आप रेशियो यूज़ करना चाहते हो तो आपको फर्म की गुडविल से पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना पड़ता है, उसके बाद उसको आप रेशियो में यूज़ करोगे। और पता है ना, जब रेशियो यूज़ होता है तो 13 और प्लस 11 यानी कि 24 आ जाएगा अपॉन में, तब आपके अपॉन में 72 नहीं रह जाएगा, तब आपके अपॉन में 24 आ जाएगा। देन यू विल टेक 24 फॉर डिनोमिनेटर, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से देखो सेम आंसर आने वाला है 19,500 और 16,500। ठीक है, तो इससे हम लोग का आंसर बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। देखिए आपके ऑप्शंस में 19,500 और 16,500 वाले दो आंसर्स हैं, बट अब आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हो अच्छे से तो दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आपको ये यूज़ ही नहीं करना है, इन्हीं दोनों में से एक आंसर हो गया, आपका 50-50 राउंड हो गया। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एंड इफ अ पार्टनर इज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म देन दैट पार्टनर इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो आप बताइए कौन है सेक्रीफाइसिंग? बी है सेक्रीफाइसिंग ना, तो बी जो होगा उसको पैसे मिलेंगे, और कौन देगा? बी को पैसे मिलेंगे। ठीक है, आप ऑप्शन देख सकते हो हम लोग का 19,500 और 16,500 वाला जो होगा वो ऑप्शन होगा। तो एक ऑप्शन आपका सी है, एक ऑप्शन आपका डी है। बट अब देखो बी डेबिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है एंड बी इज रिटायरिंग एंड इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो बी इज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट 36,000। और जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे सी को भी पैसे मिल गए हैं, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये मिसप्रिंट है, ये नहीं होगा यहाँ पर, ये गलती से हो गया है। ऑप्शन नंबर डी ही राइट है आपका। ए के खाते से पैसे कटेंगे, ए विल बी डेबिटेड, सी विल बी डेबिटेड एंड बी इज कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो इस फोर्थ वाले के लिए हम लोग का आंसर हो गया डी। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप देख सकते हो, आप भी इस रूल को जानते हो बहुत अच्छे से कि सी एक ही नेम डेबिट और क्रेडिट दोनों नहीं हो सकता विद द सेम अमाउंट, है ना। इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी को राइट माना जाएगा, चूँकि यहाँ पर मिसप्रिंट है। और अगर आज मान लीजिए कि एग्जाम में ऐसा हो जाता है तो आपको इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो। रॉन्ग भी हुआ है तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो अगर ऐसी कोई मिस्टेक होती है CUET कंडक्ट कराने वाले NTA से तो फिर आप चिंता मत करना। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ऑप्शन ऑफ विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंप्राइजेज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इन एडिशन टू कैश इन हैंड फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले तो क्वेश्चन समझिए, और ये आया कहाँ से? ये आपके पार्ट बी से आया हुआ क्वेश्चन है, और तुरंत आप इसको समझ लो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आप ऑप्शन आइडेंटिफाई करके बताइए कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट इनमें से कौन सा है। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 ही 4 नाम आते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ ही नाम आते हैं, 3-4 नाम आते हैं। अगर आप बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़े होगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जिसको आप जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर कैश इन हैंड, ठीक, और कैश एट बैंक, और चेक्स या ड्राफ्ट्स, है ना, बैंक ड्राफ्ट्स या डिमांड ड्राफ्ट्स, एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑल्सो। तो आपके ऑप्शंस को ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आपको क्लियर है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या था तो आप फट से आंसर बता दोगे, और ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता है। करंट एसेट जरूर होता है पर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी करंट एसेट्स होता है पर कैश एंड कैश का पार्ट नहीं है। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स तो छोड़ ही दीजिए, वो करंट इन्वेस्टमेंट्स में चला जाएगा। तो ठीक है, क्लियर है आपका ऑप्शन नंबर हो गया आपका 5th का सी। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो, या अगर लग रहा हो कि कहीं एक्सप्लेनेशन में मुझसे भूल हो रही है तो भी आप सजेशन के तौर पे अपना फीडबैक दे सकते हो। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन है अवतार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर आ गया। तो आई होप कि आपका भी फेवरेट चैप्टर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा इसी को पढ़ने और पढ़ाने दोनों में आता है, ये मेरा मानना है। तो अवतार लिमिटेड ने इन्वाइट किया है 80,000 शेयर्स को, इन्वाइट किया 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹2 कॉल पे। ओके, तो हो गया टोटल ₹10। और पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए कर लिया? 2,50,000 शेयर्स। अरे शेयर बेच रहा है कंपनी कि लड्डू बेच रहा है कि इतनी तेज़ी से बिक रहा है भाई। तो शेयर्स आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ओहो, तो 2.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई जिसमें से 30,000 शेयर्स को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। डू यू नो प्रो राटा? है ना, जानते ही होगे। प्रो राटा इज़ लाइक प्रसाद बंटवारा है, क्योंकि जो भी जितना मांग रहा है मेरे पास तो उतना देने के लिए होता नहीं है, और प्रसाद के केस में यही होता है। तो क्या करते हैं, कैसे मैनेज होता है? सबको थोड़ा थोड़ा दे दो, है कि नहीं। तो यही हुआ यहाँ भी कि 2,50,000 में से 30,000 को रिजेक्ट किया गया, तो जो बचे 2,20,000 शेयर्स थे उस पर हम लोग क्या कर दिए? प्रोराटा कर दिए, मतलब हम लोग के पास जितना था 80,000 शेयर उतना हमने दे दिया। ठीक है, क्या पूछ क्या रहा है? डिटरमाइन द अमाउंट टू बी रिफंडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। देखिए बहुत से बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी करेंगे और वो ऑप्शन भी आपको दिया रहेगा जो गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसी गड़बड़ी मत करना,
आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिंसिपल यानी फर्स्ट टाइम मीनिंग निकालने के बाद एक बार थोड़ा सा अपने आप को क्रॉस चेक जरूर करना कि क्या आप सही मीनिंग निकाल रहे हो। देखो आपसे क्या पूछा गया, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी रिफंडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। पूरी तरीके से आपका एनालिटिकल माइंड चेक किया जा रहा है कि आप क्या सोच रहे होगे। आप यही सोच रहे होगे कि जो एक्सेस मनी आएगा या जितना रिजेक्ट हुआ होगा वो वापस जाएगा। नहीं, फिर से पढ़िए, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी रिफंडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब आप अलॉटमेंट कर लोगे उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सेस मनी बचता है वो आपको रिटर्न करना है और वो आपको बताना है कि कितना रुपया आपको रिफंड करना है। देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो छोटी सी वर्किंग होती है जो शायद आपने सीखी होगी। ये वर्किंग कैसे करते हैं वर्किंग को, तो अप्लाइड हमने लिखा 2,50,000, अलॉट में लिखा 80,000 शेयर्स और फर्स्ट रिजेक्ट हो गया। और आपसे देखिए फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिंसिपल जो आपके दिमाग का पहला थॉट प्रोसेस होता है वो यही कहता है कि 1.5 लाख रुपये रिटर्न होगा। और देखिए ऑप्शन में 1,50,000 भी दिया है, तो बच के रहना रे बाबा। यहीं तो एग्ज़ाम क्रैक करने वाले और एक जनरल स्टूडेंट में फ़र्क हो जाता है। वो पूरा दिमाग पूरी तरीके से फोकस्ड होकर कर रहा होता है और आप जल्दीबाजी में कर जाओगे और 1.5 लाख ऑप्शन लगा दोगे। पर नहीं, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जब हम अलॉटमेंट कर लेंगे उसके बाद कुछ पैसा एक्सेस बचेगा, वो कितना होगा जो रिफ़ंड करेंगे हम लोग। तो जब आप 2,20,000 शेयर्स जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं उन पे जब आप 80,000 शेयर्स दे दोगे तो अब आपके पास एक्सेस हो गया 1,40,000 शेयर्स का पैसा, और वो भी 5 रुपये एप्लीकेशन से, तो हो गया 7 लाख रुपीज़। और एक चीज़ तो होना ही था कि जब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो और हमने शेयर्स बहुत कम दिए हों, देख रहे हो आप आधे से भी कम दिया है, तो यहाँ पर एक्सेस मनी बहुत ही ज़्यादा बचेगा। और जब बहुत ज़्यादा एक्सेस मनी बचता है तो अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट के अलावा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी एडजस्ट होने को जाता है। और यहाँ पर आपको आगे कितना एडजस्ट करना है ये नहीं बताना है, आपको बताना है कि अलॉटमेंट करने के बाद कितना रुपया वापस करना है। तो देखिए जब मैंने अलॉटमेंट के बाद चेक किया, अगर ये जनरल क्वेश्चन होता तो 7 लाख रुपीज़ में से 2,40,000 देखिए आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो अब आपको इन एप्लीकेंट से जिनको 80,000 शेयर्स मिले हैं इनसे आप अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं मांगोगे, क्योंकि इनका एक्सेस मनी आपके पास इतना पड़ा हुआ है कि अब आपको इनसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। और 7 लाख रुपीज़ में से 2,40,000 एडजस्ट हो जाएगा। और अगर ये एकदम जनरल क्वेश्चन होता तो आपका जो रिमेनिंग एक्सेस मनी होता है वो कॉल्स में एडजस्ट होता। कितना एडजस्ट होता? 1,60,000 एडजस्ट होता। बट ऐसा नहीं है, आपको कॉल्स को बिल्कुल नहीं देखना है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है एक बार फिर से देखिए, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी रिफंडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो आपको आंखें खुली और कान खड़ी रखनी है, जस्ट लाइक जर्मन शेफर्ड। ठीक है, तो क्या दिखा कि अलॉटमेंट के बाद हमने 2,40,000 एक्सेस मनी में से एडजस्ट कर लिया यहाँ 7 लाख रुपीज़ में से। तो अब आपके पास एक्सेस मनी कितना बच रहा है, तो 7 लाख रुपीज़ में से 2,40,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 4,60,000। और यही पैसा आपसे पूछा गया है, व्हाट अमाउंट शुड बी रिफंडेड आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। देखा कहानी में ट्विस्ट। तो सावधान इंडिया, सावधान रहना ज़रूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। लीजिए फिर से आगे भाई साहब, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मैं रहता तो मैं तो इसको स्किप कर देता, पर क्या पता आपका ये क्वेश्चन हो, तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, रिपोर्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। फिर आया एक डिबेंचर का क्वेश्चन, और आपको भी ये पता होगा कि डिबेंचर इज जस्ट लाइक शेयर, है ना। तो अ कंपनी इशूड 2,500 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 2,500 डिबेंचर इशू किए गए, 9% वाला डिबेंचर इशू किया गया है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है टू पब्लिक। ऑन 1 अप्रैल 2021 3,500 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 इज टू वेंडर। हो, एक देखिए, एक 2,500 जो है वो पब्लिक को इशू हुआ है और 3,500 डिबेंचर्स इशू हुआ है एक वेंडर को 1 जुलाई 2021 के लिए। एंड ऑन द सेम डेट 5,000 डिबेंचर और इशू हुए हैं, 100 वाला डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। देख रहे हो, अब देखो डिबेंचर का समझ लो कि आधा चैप्टर ही आपको एक क्वेश्चन में दे दिया है। इसमें आपको कोलेटरल सिक्योरिटी भी दिखाई पड़ रहा है, आपको इसमें परचेज कंसिडरेशन वाला वेंडर भी दिखाई पड़ रहा है, और एक नॉर्मल इशू भी आपको दिखाई दे रहा है। तो एक क्वेश्चन ही बम है, बम। तो चलिए बम को फूटने से पहले हम लोग इसको डिफ्यूज़ कर दिया जाए। तो 7% डिबेंचर ये हो गया। एज अ कोलेटरल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। वाओ, क्या चैलेंजिंग क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग का गिवन बन जाएगा कि जब डिबेंचर इशू हुआ पब्लिक को, कब इशू हुआ? 1 अप्रैल 2021 को। तो हमें इंटरेस्ट देने की बात है ना, तो बताइए यहाँ पे इंटरेस्ट कितने मंथ्स का लगेगा? जब 1 अप्रैल 2021 को इशू है तो पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। एंड वेंडर को हमने कब इशू किया? वेंडर को 1 जुलाई 2021 को इशू किया, और इस पर कितने मंथ्स का लगेगा? 9 मंथ्स का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 1 जुलाई से ना काउंट होगा। ठीक है, और जब बात करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी की, तो देखिए आपको कॉमन सेंस लगाना है। क्वेश्चन तो आपको भ्रमित करने के लिए दिया ही जा रहा है। आपको कॉमन सेंस ये लगाना है कि जब आपका डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू होता है तो एक्चुअल में तो वो किसी के लिए इशू हुआ नहीं है, वो तो बस एक सिक्योरिटी के तौर पे रखा गया है। तो अभी आपका इस पर ब्याज नहीं बनता है, अभी आपका इस पर इंटरेस्ट नहीं बनता है।
तो इसलिए नो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो इस पर और इस पर बनेगा। तो चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए पब्लिक को कितने डिबेंचर्स इशू हुए थे? 2500 डिबेंचर्स इशू हुए थे। 100 रुपये का एक डिबेंचर है और इस पर लगाना है हम लोग को कितने परसेंट? पूरे 9%। तो 9/100 लगेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 23,500। ओके। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें आपको कितना डिबेंचर इशू हुआ था? इसमें आपका 3500 डिबेंचर इशू हुआ था जो आपने वेंडर को इशू किया था। तो बताइए कैसे निकाला जाएगा इसका? 3500 डिबेंचर्स, 100 रुपये के एक डिबेंचर्स, तो ये हो गए। और इस पर आपको लगाना था 8%, क्योंकि आपने देख लीजिए 8% वाला डिबेंचर इशू किया था। और साथ ही साथ आपको 9/12 भी लगाना है, तो आपका आ जाएगा 21,000। ठीक है, ये आपका 22,500 आएगा। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया, ये 22,500 आएगा। और अब आप देख सकते हो कि टोटल इंटरेस्ट कितना पेबल हो जाएगा। तो 22,500 प्लस 21,000 इट विल बिकम 43,500। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो मिल गया। तो आपको स्मार्टनेस से काम लेना है और एक बार में एक्यूरेसी से काम करना है। हाँ, बताते समय मुझसे थोड़ी सी भूल हो गई, पर आप ऐसा मत करना, आप अपना प्रैक्टिस तगड़े से कर लेना। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फैक्ट्स अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आइए चलिए वापस से डिसोल्यूशन में चलते हैं। तो अभी तक देखा जाए तो पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन रिटायरमेंट से मिला, 2 क्वेश्चन हो गए डिसोल्यूशन के, 2 क्वेश्चन हो गए एक शेयर और एक डिवेंचर। तो इस तरीके से आप एनालाइज भी करते रहना कि किस चैप्टर से ज़्यादा वेटेज आ रहा है क्वेश्चन का। हालांकि अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होने हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक शिफ्ट में शेयर से ज़्यादा आ गया तो दूसरे शिफ्ट में भी शेयर से ज़्यादा आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन तगड़े से रखना। चलो अब इसको क्लियर कर लेते हैं कि बताइए इनमें से डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सा फैक्ट्स है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन के सारे रूल्स मालूम है आपको। द बिजनेस ऑफ द फर्म इज़ क्लोज्ड, सही लिखा है? हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। डिसोल्यूशन में ही तो पूरा का पूरा बिजनेस क्लोज हो जाता है। एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। अरे गजब, ये भी सही बात लिखा है। फिर लिखा है अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट ऑर्डर। अरे ये भी तो सही लिखा है। एंड लास्ट लिखा है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। अरे ये भी सही लिखा है। बताइए बुक्स क्लोज हो जाते हैं ना, जब फर्म ही जिंदा नहीं रहेगा, फर्म ही बंद हो रहा है तो बुक्स खत्म। लास्ट में आप बैंक अकाउंट बना के सबका हिसाब किताब क्लियर कर देते हो। फर्म कोर्ट के ऑर्डर से भी डिसॉल्व हो सकता है, ये भी सही बात है। एसेट्स हैं आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, बिल्कुल सही लिखा है। बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज, ये भी सही लिखा है। अरे गजब, ये तो डाउटफुल हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट ऑप्शन। देखो आप एक बार अगर आपको लगे कि अरे सब कुछ सही होता जा रहा है तो आप तुरंत अपने आप को क्रॉस चेक करो, एक बार तुरंत अपने आप को रीचेक करके देखो कि सच में मैं जो देख रहा हूँ वही सही है। इतनी जल्दी से आंसर भी नहीं पहुँचेंगे। ओके, लास्ट पढ़ते हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कंटिन्यूज थ्रू इन अ चेंज फॉर्म। ओ हो, देखिए मिल गया कहानी में ट्विस्ट। बताइए, आप ही बताइए, आपने पढ़ा होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कंटिन्यूज चलती रहती है, बट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब बिजनेस ही बंद हो रहा है तो पार्टनर्स के बीच का इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर होना चाहिए था कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स डज नॉट कंटिन्यू या डू नॉट कंटिन्यू इन अ चेंज फॉर्म, किसी भी रूप में वो कंटिन्यू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ई नहीं है, बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सब सही है। तो देखिए आपसे क्या बोला, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो जिसमें हमको ए बी सी डी सब मिलेगा। देखिए पहले ही ऑप्शन मिल रहा है ए बी सी डी, दूसरे में क्या मिल रहा है ए बी सी ई मिल रहा है। ना ई नहीं सही है, ए बी सी डी या सी नहीं है, सी नहीं है, इसमें सी होना चाहिए था। ए बी डी सी, अच्छा ए बी डी सी ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एकदम करेक्ट सीक्वेंस में मिल गया ए बी सी एंड डी ओनली, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ आप ध्यान से देखो तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी आपका ए बी डी एंड सी बता रहा है, तो इसमें भी कहीं से रॉन्ग नहीं था, लेकिन जब आपको एक सिक्वेंशली आंसर मिल गया ए बी सी एंड डी तो आप इस पर ही टिक लगाओगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आई होप ऑल्सो कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। देखो आप सोच रहे हो कि सर फटाफट भागे जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर तो वही सॉल्व करता है ना जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अगर आपको कहीं से मेरे एक्सप्लेनेशन में डाउट लग रहा है कि सर यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा होता, तो उसके लिए आप क्या करो, आप कमेंट करके मुझे बताओ कि सर इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन हमें और बेहतर ढंग से चाहिए, तो मैं और बेहतर ढंग से उसको अपलोड कर दूँगा। अगर आप चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके आंसर करूँगा एंड सेम डे ही करूँगा, ठीक, प्रॉमिस। चलिए अब नेक्स्ट आता है हम लोग का क्वेश्चन 10। आइडेंटिफाई 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 10 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द सब हेड अंडर विच डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज शोन इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। ओ कितना प्यारा क्वेश्चन है, वाह। देखिए जब बात आ जाती है किसी भी रिजर्व की ना, किसी भी नेम में रिजर्व मिल गया तो
तो उससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में उसके लिए एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, और आपका सही आंसर यही है। और पूछा भी यही था कि किस सब हेड के अंदर ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आएगा। तो हेडिंग आपकी शेयर होल्डर्स फंड है, और फिर से वही बात कहूँगा कि आप उस शॉर्ट वीडियो को देख लो। हेडिंग आपका शेयर होल्डर फंड है और उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, 10 का भी ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सिर्फ इतना ही। और अब क्योंकि अगर मैं सारा पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो अभी आप इन 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखो, समझो, और कितना डीप सोचना है ये भी समझो। और अगर इसमें से कोई डाउट लगे तो आप मेरे से पूछो कि सर आप किसी इस सॉल्यूशन में ज़रा मुझे फिर से बताइए, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने क्वेश्चंस रेडी करना, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट और आपके फीडबैक का। सो होप फॉर द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।